मैं बाहर लॉन में बैठूंगा, चाहे वही ले आना, मैंने जवाब दिया। मैं बरामदे में आ गया। शाम का धुंधलका फैल रहा था। मैं बरामदे से निकलकर फुआरे वाले लॉन की तरफ चलने लगा। मैंने दबीज घास पर पहला कदम रखा ही था कि दोनों लॉन के फैंसी लैंप पोस्टों की बत्तियां जल गईं। ये बत्तियां अंदर ही से दुर्गा ने जलाई थी। मैं एक लैंप पोस्ट के करीब बेंच पर बैठ गया और अखबार खोलकर अपने सामने फैला लिया। हिंदी अखबार था, मैं हिंदी बोल तो सकता था, मगर पढ़ना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं अटक अटक कर पढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई बात पल्ले नहीं पड़ी, सिवाय इसके कि पुलिस इस हवेली तक पहुंच गई थी और गंजे बदमाश की लाश दरियाफ्त कर ली गई थी। बरामदे की तरफ से आहट पाकर मैंने उसकी तरफ देखा। सीता चली आ रही थी। उसका चेहरा सता हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। वो आंख खुलते ही बाहर चली आई थी। मैं कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद सो गई थी। वो मेरे करीब बैठते हुए बोली, तुम ओ। वो बात करते करते रुक गई। इसकी नज़रें भी मेरी गोद में पड़े हुए अखबार पर जम गई। वो खबर हेडलाइन में थी। उसने अखबार उठाकर अपने सामने कर लिया। मैं उसकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर सनसनी और आंखों में वहशत सी फैली जा रही थी। पूरी खबर पढ़ने के बाद ही उसने सर ऊपर उठाया था। ये पढ़ा तुमने? उसने मतौहश नज़रों से मेरी तरफ देखा। कोशिश की थी, मैंने कहा, हिंदी ठीक से नहीं पढ़ सकता, सिर्फ इतना समझ सका हूँ कि पुलिस हवेली में पहुँच गई है। अलबत्ता दुर्गा ने कुछ बातें बताई थी जो शायद इस अखबार में नहीं है। पुलिस ने कैप्टन गोपाल की लाश बरामद कर ली। सीता ने कहा, क्या? मैं उछल पड़ा। मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ, सीता ने अखबार पर हाथ मारते हुए कहा। एक खुफिया इतला मिलने पर पुलिस हवेली में दाखिल हो गई थी। महाराणा धर्मेश सिंह की हवेली में पुलिस का दाखिल होना कोई मामूली बात नहीं। वो इतला मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर ने हवेली पर छापा मारने के लिए डिप्टी कमिश्नर से इजाज़त हासिल की और पुलिस पार्टी एक मजिस्ट्रेट के साथ हवेली पहुँच गई। पहले हवेली के मुलाजिम चतवंत सिंह को भी तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम होकर पुलिस वाले दीवार फैलांग कर हवेली में दाखिल हो गए और अंदर से फाटक खोल दिया। इमारत में दाखिल होने के लिए उन्हें बरामदे वाले दरवाजे का ताला तोड़ना पड़ा था। यह आज दिन के 11 बजे की बात थी। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, पुलिस ने गंजे की लाश फौरन ही दरियाफ्त कर ली। हवेली की तलाश के दौरान हमारे बेडरूम से उन्हें कल्पना के और मेरे फटे हुए कपड़े भी मिल गए और छत पर खून आलूद कालीन भी मिल गया। कालीन पर खून के धब्बे खुश्क हो चुके थे, जिससे पुलिस को शुबा हुआ कि उस गंजे के अलावा वहाँ कत्ल की कोई और वारदात भी हुई थी। पूरी हवेली की तलाशी ली गई। गेट के पास रवीश की बजरी पर भी खून के धब्बे मिले थे। हम कैप्टन गोपाल की लाश को वहां से घसीट कर पिछली तरफ ले गए थे। पुलिस जगह जगह खून के धब्बों का ताकुब करती हुई हवेली की पिछली तरफ पहुंच गई, जहां ताज़ा खुदी हुई जगह देखकर उन्हें शुबा हुआ और गड़ा खोद कर कैप्टन गोपाल की लाश भी बरामद कर ली गई। कैप्टन गोपाल की लाश देखकर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि वो किसी औरत के इंतकाम का निशाना बना है। हवेली के कमरे से मिलने वाले फटे हुए जनाना कपड़े भी पुलिस के शुबे को तकवीत देते हैं। पुलिस ने हवेली से लातादार फिंगरप्रिंट्स महफूज कर लिए हैं और गंजे की लाश में पेवस्त खंजर भी अपने कब्जे में ले लिया है। उनकी रिपोर्ट मिलने के बाद ही कोई हतमी नतीजा अखज़ किया जाएगा। कैप्टन गोपाल की लाश मिलने के बाद छावनी में भी इतला दे दी गई और फौज के बाज़ बड़े अफसरान वहां पहुंच गए थे। हवेली के मुलाजिम चतवंत सिंह को भी दोपहर 2 बजे के करीब तलाश किया गया, मगर उसने सारे वाक़े से लाइलमी का इजहार किया और गुज़श्ता रोज़ अपने साथ पेश आने वाले हादसे के बारे में बताया। अस्पताल के ज़राए ने इस अमर की तस्दीक कर दी कि चतवंत सिंह को कल शाम 6 बजे के करीब जख्मी और बेहोशी की हालत में लाया गया था और वो पूरी रात अस्पताल रहा। सुबह 8 बजे के करीब उसका एक अजीज इतला पाकर उसे ले गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन गोपाल और गंजे को गुज़श्ता रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के दौरान किसी वक्त मौत के घाट उतारा गया था। पुलिस ने जयपुर में पिताजी को भी खबर कर दी है। वो कल दोपहर से पहले किसी वक्त यहाँ पहुँच जाएंगे। अखबार की इतला के मुताबिक महाराणा धर्मेश सिंह की हवेली में दोहरे कत्ल की वारदात ने शहर में सनसनी फैला दी है। एक फौजी अफसर का कत्ल कोई मामूली बात नहीं। इंतजामिया की मशीनरी और पूरे शहर की पुलिस हरकत में आ गई है। सूरत हाल वाकई संगीन हो गई है। मैंने कहा, गंगू और उस बड़े ठाकर के बारे में कोई खबर? मैंने कहते हुए बरामदे की तरफ देखा। कल्पना और दुर्गा बरामदे से निकलकर इस तरफ आ रही थी। कल्पना ने ट्रे उठा रखी थी जिसमें चाय के कप रखे हुए थे। पूरी अखबार में कहीं भी इन दोनों का कोई जिक्र नहीं था। सीता ने जवाब दिया, वो गंजा गंगू के हाथ से मारा गया और ये तो मुमकिन नहीं कि कत्ल की इतला उसने पुलिस को दी हो। मैंने कहा, अलबत्ता इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि उसने वापस जाकर बूढ़े ठाकर और रामचंद धोबी को सूरत हाल
से आगाह कर दिया हो और इन दोनों में से किसी ने खुफिया तौर पर पुलिस को खबर कर दी हो सकता है तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो, लेकिन दुर्गा और कल्पना के करीब आ जाने से उसने जुमला मुकम्मल नहीं किया। दुर्गा हमारी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई दूसरी बेंच पर बैठ गई। कल्पना ने ट्रे फुआरे वाले होज की मुंडेर पर रख दी और एक कप उठाकर पहले सीता को दिया और दूसरा कप मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुझे चाय देते हुए इसकी नज़रें झुकी हुई थीं। इसने तीसरा कप दुर्गा के हाथ में थमा दिया और आखिरी कप उठाकर दुर्गा के करीब बेंच पर बैठ गई। गुज़श्ता रात हवेली में ज़ात पात के हवाले से सीता की बातें सुनकर और अपने साथ उसका रवैया देखकर इसने भी फ़ौरन ही जहन से ऐसी बातें निकाल दी थी और हमारे बराबर उठती बैठती थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने जल्दी से नज़र झुका ली। वो नहा कर आई थी और निखरी निखरी सी लग रही थी। ये सब क्या है सीता? दुर्गा ने चाय की चुस्की लेकर सीता की गोद में पड़े हुए अखबार की तरफ इशारा किया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हारी किसी बात का इख्तलाफ करूंगी या तुम्हारे साथ गैरों जैसा सलूक करूंगी? तुमने ऐसा क्यों सोचा सीता? सीता ने उठकर चाय का कप होज की मुंडेर पर रख दिया और दुर्गा के सामने घुटनों के बल घास पर बैठकर अपना सर उसकी गोद में रख दिया। दुर्गा देवी, वो मिनमिनाई, तुम वाकई देवी हो। दुर्गा ने अपना कप बेंच की साइड में घास पर रख दिया। एक नज़र मेरी तरफ देखा और सीता के बालों में उंगलियां फेरने लगी और फिर झुककर उसके कान में कोई सरगोशी की। सीता इस तरह उछली जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वो मतोहश नज़रों से दुर्गा की तरफ देखने लगी। क्या हुआ? मैंने कोई गलत बात कह दी? दुर्गा ने सीता की तरफ देखते हुए कहा। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। किस तरह छुपाओगी इस हीरे को लोगों की नज़रों से? अब मैं समझ गया कि दुर्गा ने सीता के कान में क्या सरगोशी की होगी। सीता ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसके होंठों पर अब भी मुस्कुराहट खेल रही थी। वो दुर्गा के सामने से हट गई और हौज की मुंडेर पर से अपना चाय का कप उठाकर मेरे करीब आ गई। दुर्गा देवी, वो इसकी तरफ देखते हुए बोली, हीरो की पहचान हर एक को नहीं होती और फिर जो शख्स ऐसी कीमती चीज़ अपने पास रखता है उसकी हिफाजत करना भी जानता है। और तुम जानती हो कि मैंने हमेशा अपनी हर चीज़ की हिफाजत की है। एक शख्स ने धोखे के बलबूते पर मेरी एक मता छीनी थी और उसका अंजाम भी तुम देख चुकी हो। सीता ने कैप्टन गोपाल का नाम लिए बगैर कहा, जिसे वो अपने इंतकाम का निशाना बना चुकी थी और ये मुझे अपनी मता से भी ज़्यादा अजीज़ है। मैं अपनी जान लड़ा दूंगी मगर इस पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। मैं जानती हूँ। दुर्गा ने इस बात में सर हिलाया। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि इसे कब तक दूसरों की नज़रों से छुपाओगी? जब तक मुमकिन होगा, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और मेरी तरफ देखने लगी। ठीक है। दुर्गा ने गहरा सांस लिया। तुम विश्वास लेकर मेरे पास आई हो और मैं तुम्हारे विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी और मुझसे जो हो सकेगा तुम्हारी मदद करूंगी। अगर मुझे विश्वास ना होता तो यहाँ ना आती, सीता ने कहा। बहरहाल बाकी बातें बाद में किसी वक्त होंगी, इस वक्त कोई ऐसा जिक्र मुनासिब नहीं। इसने आँख से कल्पना की तरफ इशारा किया, फिर बोली, इस अखबार में लिखा है कि पिताजी की हवेली में होने वाली दुर्घटना के बारे में इतला दी जा चुकी है और वो कल दोपहर के बाद किसी वक्त यहाँ पहुँच जाएंगे। क्या पिताजी अब भी यहीं आकर ठहरेंगे? मतलब है तुम्हारे पिताजी को शायद अब मुझसे ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही। दुर्गा ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। आखिरी मर्तबा वो 5 महीने पहले आए थे और मेरे पास सिर्फ एक रात रहे थे। उनका ज़्यादा वक्त जेठानन के साथ गुजरता है। उसकी हवेली में राग रंग की महफिलें सजती हैं। अब देखो वो कहाँ ठहरते हैं। मुझे तो अभी तक उन्होंने फ़ोन पर इतला नहीं दी। जेठानन तो सुना था कि हिंदुस्तान से बाहर जाने वाला है। उसने शायद स्विट्ज़रलैंड में जगह खरीद ली है, बाकी ज़िंदगी वहीं गुजारने का इरादा रखता है, सीता ने कहा। गया था, दुर्गा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। 1 महीना रहकर वापस आ गया। चिट्टी चमड़ी वाली मेमो ने उसके नखरे बर्दाश्त नहीं किए। ये हिंदुस्तानी औरतें ही हैं जो इन बूढ़ों के नखरे बर्दाश्त कर लेती हैं। इन्हें जैसे भी नोचा खसोटा जाए उफ तक नहीं करती। लेकिन वो चिट्टी चमड़ी वाले, उन्होंने इस बूढ़े को हद से नहीं बढ़ने दिया और वो मुंह लटकाए वापस आ गया। अब हिंदुस्तानी औरतों की तारीफ़ें करते हुए नहीं थकता वो। मैंने उनकी बातों में मुदाखलत नहीं की। कल्पना भी खामोश बैठी थी। मैंने जब भी कल्पना की तरफ देखा था उसे अपनी तरफ ही मुतवज्जा पाया था, लेकिन हर मर्तबा उसने नज़रें झुका ली थी। थोड़ी देर बाद उसने खाली कप ट्रे में जमा किए और ट्रे उठाकर अंदर चली गई। ये लड़की कौन है? कहाँ से मिली तुम्हें? दुर्गा ने कल्पना के जाने के बाद सीता की तरफ देखते हुए पूछा। कल्पना नाम है इसका, लावारिस है। बड़ा अन्याय हुआ है इस पर, सीता ने गहरा सांस लेते हुए कहा और फिर उसे कल्पना के बारे में बताने लगी। मैंने इसे 2 बातों के कारण छोड़ना मुनासिब नहीं समझा, वो कह रही थी। अगर इसे छोड़ दिया जाता तो ये या तो दोबारा बदमाशों के हत्थे चढ़ जाती या पुलिस के। दोनों सूरतें हमारे हक में न होती या हमारे बारे में सब कुछ उगल देती, जिससे हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाती। वैसे मैं इस ख्याल से भी इसे अपने साथ ले आई हूँ कि अब इस दुनिया में इसका है कौन। किसी के हाथ लगी तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या ये तुम्हारी असलियत से वाकिफ़ है? दुर्गा ने पूछा।
यह हमारी असलियत से वाकिफ़ नहीं, लेकिन इसे जीजा जी कहती है। सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बड़ी बेशर्म हो गई हो तुम। दुर्गा भी मुस्कुरा दी। कल्पना बहुत अच्छी लड़की है, सीता ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा। मैं एक ही रात में इसके बारे में अंदाज़ा लगा चुकी हूँ। तुम बहुत अरसे से अकेली रह रही हो, तुम इसे अपने पास रख लो, तुम्हारे काम कर दिया करेगी और तुम्हें भी आसानी होगी। अगर तुम ये बात ना भी कहती तो मैं इसे तुमसे मांग लेती। दुर्गा ने कहा। वाकई बहुत अच्छी लड़की है। थोड़ी देर पहले मैं किचन में बर्तन धो रही थी तो ये वहाँ आ गई और ज़बरदस्ती मुझे हटाकर बर्तन धोने लगी, और चाय भी इसी ने बनाई है। क्या वाकई? सीता उछल पड़ी। बड़ी खुश जायका चाय थी। इसका मतलब है कि वाकई तुम्हारे काम की है, लेकिन अगर कभी पिताजी की नज़र इस पर पड़ गई तो? चुप रहो, दुर्गा ने इसे डांट दिया। अपने बाप के बारे में ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। बाप ही ऐसा हो तो क्या किया जाए? सीता डिटाई से मुस्कुरा दी। इसका तजुर्बा तो तुम्हें भी है दुर्गा देवी। ठीक कहती हो, दुर्गा ने गहरा सांस लिया। इस बुड्ढे का वैसे कोई भरोसा नहीं है, मुझे इसका ख्याल रखना पड़ेगा। कल्पना के वापस आ जाने से मौजू बदल गया। अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मैं रात के भोजन की तैयारी करूं। दुर्गा कहते हुए उठी तो कल्पना भी इसके साथ ही उठ गई। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, काम में हाथ बटाऊंगी, उसने कहा। दुर्गा कुछ कहने की बजाय मुस्कुरा कर रह गई। हम देर तक बातें करते रहे। हमारे पास सिर्फ एक ही मौजू था। कल रात हवेली में रोनुमा होने वाले वाक़यात, पुलिस की तफ्तीश किस नतीजे पर पहुंची होगी। कैप्टन गोपाल की लाश देखकर पुलिस का ये अंदाज़ा तो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था कि वो किसी औरत के इंतकाम का निशाना बना है। बेडरूम से सीता और कल्पना के फटे हुए कपड़ों से इसकी तस्दीक भी हो गई थी, लेकिन उस गंजे की लाश को कहाँ फिट किया जाएगा? पुलिस के लिए ये केस यकीनन बहुत पेचीदा साबित होगा, लेकिन मेरे खदशात बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद थे। पुलिस ने हवेली से फिंगरप्रिंट्स भी उठा लिए थे। मेरे प्रिंट्स की तो जाहिर है शनाख्त नहीं हो सकेगी, लेकिन पुलिस किसी शुबे की बिना पर अगर सीता के प्रिंट्स को चेक करने की कोशिश करे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसमें शुबा नहीं कि पुलिस बाज़ औक़ात सामने की ऐसी बातों को भी नज़रअंदाज कर देती है जिनसे फौरी तौर पर कोई मुस्बत नतीजा अख़ज़ किया जा सकता हो, लेकिन बाज़ औक़ात बाल की खाल निकालते हुए ये पुलिस वाले बहुत दूर तक पहुँच जाते हैं। सीता ने कैप्टन गोपाल को मर्दानगी से महरूम कर दिया था। कटे हुए उज़ू से ही पुलिस इस नतीजे पर पहुंची होगी कि गोपाल किसी औरत के इंतकाम का निशाना बना था। कोई ऐसी औरत जो अपनी मर्जी के खिलाफ कैप्टन गोपाल की हवस का शिकार हुई थी। अगर किसी ज़हीन पुलिस ऑफिसर ने किसी तरह ये पता चला लिया कि कभी सीता कैप्टन गोपाल की ज़्यादती का शिकार हुई थी तो गड़बड़ हो सकती है। सीता के साथ वो अफसोसनाक वाक़या जयपुर में पेश आया था। मुजरिम तो गोपाल था, मगर उसने फ़ौज में अपने ओहदे और ताल्लुकात से काम लेकर सीता के गरीब मुसलमान दोस्त को फंसा दिया था और पुलिस ने उसे मार मार कर मौत के घाट उतार दिया था। ये कोई मामूली वाक़या नहीं था। सीता ही के कहने के मुताबिक जयपुर में इस वाक़े को खासी शोहरत मिली थी। जैसलमेर अगरचे जयपुर से 6.5 किलोमीटर दूर था, मगर आज के दौर में फ़ासले कोई मायने नहीं रखते। वो खबर जैसलमेर के अखबारात में भी छपी हुई थी, और अगर किसी पुलिस ऑफिसर के जहन में वो याद ताज़ा हो गई तो वो गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश ज़रूर करेगा। हवेली से मिलने वाली उंगलियों के निशानात को सीता की उंगलियों के निशानात से मिलाने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। जयपुर में उसके घर से ऐसी चीज़ें मंगवा ली जाएंगी जो उसके इस्तेमाल में रही होंगी, और जब निशानात मिल जाएंगे तो पुलिस को 2 और 2 का नतीजा अखज़ करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। दूसरी तरफ गंगू था जो फ़रार हो गया था। पुलिस को किसी खुफिया ज़राए से हवेली के बारे में इतला मिली थी। हो सकता है पुलिस को ये इतला गंगू ने ही दी हो। ये मुमकिन है वो हवेली से फ़रार होकर सीधा बूढ़े ठाकर बलवीर सिंह के पास पहुंचा हो और बलवीर सिंह ने पुलिस को गुमनाम इतला दे दी हो। हो सकता है पुलिस को इतला इन दोनों में से किसी ने ना दी हो, कोई तीसरा शख्स। रात को हवेली में फायरिंग भी हुई थी और कल्पना की चीखें भी गूंजी थीं। कोई ऐसा शख्स जिसने चीखों और फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी हो और इसने गुमनाम रहकर पुलिस को खबर कर दी हो। लेकिन मैंने ये ख्याल भी जहन से झटक दिया, अगर किसी को किसी गड़बड़ का शुबा हुआ भी था तो उसे रात ही को पुलिस को इतला दे देनी चाहिए थी। आज दिन के 11 बजे तक इंतज़ार क्यों किया? मैं जितना सोचता उतना ही मेरा जहन उलझता चला गया। मामला खासी पेचीदा हो गया था। सीता को अभी मेरे ख्यालात से इत्तेफाक नहीं था। वो खासी मुतमईन थी। उसके ख्याल में पुलिस किसी तरह भी जैसलमेर में उसकी मौजूदगी का सुराग नहीं लगा सकती थी। हम दोनों लॉन में ही बैठे हुए थे और जब कल्पना ने खाना लग जाने की इतला दी तो हम उठकर अंदर आ गए। इस वक्त भी खाने में 2-3 डिशें थी जो सब की सब सब्जियों से तैयार की गई थी। मैं सब्जी खोरों में फंस गया था और कई रोज़ से गोश्त खाने को नहीं मिला था। खाने के बाद हम लाउंज में बैठे देर तक बातें करते रहे। कल्पना किचन धोने के बाद सफाई वगैरह कर रही थी। उसने दुर्गा को कई कामों से फारिग कर दिया था। काम से फारिग होकर वो भी हमारे पास आकर बैठ गई। उसे देखकर कहा जा सकता था कि उसके जहन से हर किस्म का डर खौफ निकल गया था और यहाँ वो पूरी तरह मुतमईन थी।
रात का 1 बज गया। मुझे नींद आने लगी तो मैं उठकर ऊपर उस कमरे में आ गया जो हमने यहाँ पहले से मुंतखब ही किया था। मैं बिस्तर पर लेटते ही नींद की आगोश में पहुंच गया। सुबह मुझे बुरी तरह झंझोड़ कर जगाया गया। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। इस तरह जगाए जाने से आंखों में मिर्चें सी लग गईं और दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। ए महावीर सिंह, उठो, जल्दी करो। सीता मेरे कांधों को झटका देते हुए तेज लहजे में बोली। क्या है? मैंने खबीदा लहजे में पूछा। क़यामत आ गई है क्या? वो क़यामत से भी बड़ी चीज़ है, सीता बोली। पिताजी आ गए हैं, जल्दी उठो, भागो यहाँ से। मेरे दिमाग में ज़ोरदार धमाका हुआ और आंखें पूरी तरह खुल गईं। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। कहाँ हैं तुम्हारे पिताजी? मैं बदहवासी में इधर उधर देखने लगा। वो बाहर गली में मौजूद हैं, अंदर आने ही वाले हैं, सीता ने कहा। मेरे दिमाग में एक और धमाका हुआ। मैं बेड से उतरकर जूते पहनने लगा। इसके साथ ही मैं सोच रहा था कि अगर सीता का बाप बाहर गली में मौजूद है तो हम हवेली से कैसे निकल सकेंगे। हवेली की दीवारें भी इतनी ऊंची थीं कि इन पर चढ़ना मुहाल था और बाहर जाने का कोई और रास्ता भी मुझे अब तक नजर नहीं आया था। मैंने उठकर सीता की तरफ देखा। वो शब ख्वाबी के लिबास में थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा सता हुआ और आंखें सुरख हो रही थीं। जल्दी आओ, वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली। कल्पना कहाँ है? मैंने कहते हुए सीता के पीछे छलांग लगा दी और उसी लम्हे मेरी नज़र कल्पना पर पड़ी। वो दरवाजे के सामने राहदरी में खड़ी थी। उसके जिस्म पर वही लिबास था जो कल शाम को पहन रखा था। उसके बाल भी बिखरे हुए, चेहरा सता हुआ और आंखें सुरख थीं। हम सीता के पीछे तेज़ी से चलते हुए नीचे आ गए जहाँ लॉबी में दुर्गा हमारी मुंतज़िर थी। उसके चेहरे पर भी तशवीश नुमाया थी। हम दुर्गा के साथ इसी राहदरी में आ गए जिसके ऐन ऊपर वो राहदरी थी, जिसके दाएं बाएं हमारे वो कमरे थे जहाँ से हम अभी निकल कर आए थे। मेरा ख्याल था कि दुर्गा हमें किसी कमरे में छुपा देगी और मेरे ख्याल में ये हमाकत ही होती। अगर यहाँ किसी कमरे में छुपाना था तो ऊपर वाला कमरा क्या बुरा था, मगर दुर्गा किसी कमरे का रुख करने के बजाय सामने बाथरूम में घुस गई और हमें भी अंदर आने का इशारा किया। मेरी आंखों में उलझन सी तैर गई। क्या वो हमें बाथरूम में बंद करना चाहती है? मैंने अंदर कदम रखते ही सोचा, लेकिन मेरा यह ख्याल भी गलत निकला। बाथरूम किसी कमरे ही की तरह बहुत कुशादा था। एक तरफ संगे मरमर का बहुत बड़ा बाथ टब भी था और ये बाथरूम जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता था। फर्श पर संगे मरमर के टुकड़े लगे हुए थे। 3 दीवारों पर 5 फीट तक टाइल्स लगे हुए थे। तमाम टुकड़े 5-5 इंच के थे और बड़ी नफासत से लगाए गए थे। दुर्गा बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर रही थी कि बाहर से कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से आगे बढ़ गई। दाएं तरफ कमोड लगा हुआ था, उसके पीछे दीवार के साथ फ्लैश टंकी थी। उसने टंकी का ढक्कन उठा दिया और अंदर भरे हुए पानी में हाथ डालकर कुछ टटोलने लगी। टंकी में भरा हुआ पानी पुरशोर आवाज़ के साथ कमोड में बह गया और दूसरे लम्हे मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। पहले तो मैं उसे अपना वहमा समझा था, लेकिन वो जो कुछ भी था हकीकत था। मैं मतोहश नज़रों से सामने वाली उस दीवार को देख रहा था जिस पर फर्श से छत तक संगे मरमर के टुकड़े लगे हुए थे। वो दीवार बीच से शक हो रही थी। उसका एक हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता सिरकता हुआ बाएं तरफ की दीवार में गायब हो रहा था। उस दीवार में इतना रास्ता बन गया कि एक पहलवान किस्म का मोटा ताज़ा आदमी आसानी से अंदर दाखिल हो सकता था। हम तीनों उस दीवार की दूसरी तरफ आ गए और दीवार आहिस्ता आहिस्ता दोबारा अपनी जगह पर आने लगी। जैसे ही मौका मिला मैं आने की कोशिश करूंगी, दुर्गा ने कहा। वैसे ही चिंता करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तुम लोग बिल्कुल महफूज रहोगे। दीवार अपनी जगह पर आ गई। मैंने गहरा सांस लेते हुए सीता की तरफ देखा और फिर दीवार को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। इस तरफ अगरचे संगे मरमर के टुकड़े नहीं लगे थे, आम प्लस्तर था जिस पर रंग किया हुआ था, लेकिन उसमें कोई बाल बराबर लकीर भी दिखाई नहीं दे रही थी जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दीवार 2 हिस्सों में तकसीम हो सकती है। ये एक कुशादा कमरा था जिसमें चंद टूटी फूटी कुर्सियां और कुछ फर्नीचर बेतरतीबी से पड़े हुए थे। मेरा ख्याल था कि नामालूम मुद्दत तक हमें इस कमरे में ही कैद रहना पड़ेगा। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ घूमा तो बाएं तरफ की दीवार में एक दरवाज़ा देखकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। सीता मुझसे पहले ही इस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। मैंने कल्पना की तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक बार फिर खौफ के साए उभर आए थे। इस दौरान सीता दरवाज़ा खोल चुकी थी। उससे आगे एक मुख्तसर सी राहदरी थी। मैं कल्पना का हाथ पकड़ कर राहदरी में आ गया। राहदरी के इख्तिताम पर हाल नुमा बड़ा कमरा था। उसमें औसत दर्जे का फर्नीचर लगा हुआ था। एक एक कमरा उस राहदरी के दाएं बाएं था और एक सामने इस कमरे के साथ एक और राहदरी थी। दूसरी तरफ भी एक दरवाज़ा था। मुझे तो ये सब कुछ देख देख कर हैरत हो रही थी। सीता की आंखों में भी हैरत और उलझन के तासुरात नुमाया थे। हम लोग एक एक कमरे में घूमते हुए किचन में आ गए। यहाँ ज़रूरत का हर सामान मौजूद था।
ये 3 बेडरूम्स का एक मुकम्मल मकान था और उसकी आरास्तगी और सामान देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि यहाँ किसी की रिहाइश भी है। सीता ने आखिरी दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। सामने कुशादा पुख्ता सहन था जिसके ऐन बीच में एक गोल क्यारी थी जिसके गिर्द 3-4 इंच ऊंची पुख्ता मुंडेर थी और इस क्यारी में तुलसी का पौधा लगा हुआ था। सहन की दीवारों के साथ भी 3-3 फीट चौड़ी क्यारियां थीं जिनमें फूलों के पौधे लगे हुए थे। सामने वाली दीवारों में वो दरवाज़ा था जो गालबन गली में खुलता था। सीता उस दरवाजे की तरफ बढ़ी तो मैं भी उसके साथ ही था। उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। मैं भी गर्दन आगे निकाल कर इधर उधर देखने लगा। एक तंग सी गली थी जिसमें मकानों के दरवाजे एक दूसरे से खासे फासले पर नजर आ रहे थे। ये तमाम मकान पुरानी तर्ज के थे। दरवाज़ों के दरमियान फासले बता रहे थे कि ये मकान अंदर से काफ़ी कुशादा होंगे। गली तकरीबन 100 गज़ लंबी थी। इसके इख्तिताम पर गालबन कोई बाजार था। इक्का दुक्का लोगों की आमदोरफ्त दिखाई दे रही थी। अलबत्ता गली बिल्कुल सुनसान थी। सीता ने दरवाज़ा बंद करके कुंडा छड़ा दिया और हम हॉल कमरे में आ गए जहां कल्पना खड़ी मतोहश नज़रों से इधर उधर देख रही थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।